गोवा में एक मां पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप लगा है। महिला एक कंपनी की सीईओ है। आरोप है कि महिला बेटे का शव सूटकेस में रखकर बेंगलुरु जा रही थी, लेकिन होटल कर्मचारी की मदद से पुलिस ने महिला को पकड़ लिया। फिलहाल शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें ये सामने आया है कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई है। आरोपी महिला सुचना सेठ को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಮಾದರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾದರಿಂಗ್, ಅದು ಬಹುಶಃ ಬಟ್ಟೆ ಉಯಿಸಿರೋ ದಿಂಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸದಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಹ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ವೇನ್ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈವನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ವೇನ್ಸ್ ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ನೋಸ್ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಕೋಸದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋಸ್। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रतिभा हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रतिभा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, इसमें साफ तौर पर रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि दम घुटने से बच्चे की जान गई। जी हाँ, कल रात को बच्चे की पोस्टमार्टम हुई थी और वहीं पे बच्चे के पिता भी मौजूद थे। वो बहुत ही परेशान और दुखी थे और बच्चे की पार्थिव शरीर को लेके वो बेंगलुरु के राजाजी नगर पहुंच गए हैं। बहुत सारे जो एविडेंसेस मिली है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के मुताबिक, वो ये है कि बच्चे की मौत जो है वो स्मॉदरिंग की वजह से हुई होगी, जिसका इस्तेमाल पिल्लो की वजह से या कपड़े की वजह से हुई होगी। लेकिन हाथ के इस्तेमाल का कोई निशाना नहीं है, शरीर पे खून का निशाना भी नहीं है और स्ट्रगल मार्क्स या वुंड मार्क्स भी नहीं है। लेकिन बच्चे की चेस्ट और फेस जो है वो बहुत ही स्वोलन थी स्मॉदरिंग के कारण, और बच्चे की नाक में से खून निकल पड़ी, जिसका भी कारण यह है कि स्मॉदरिंग की वजह से बच्चे का वीन्स जो है वो एक्सप्लोड हो सकती थी। ये सारे सबूतें जो है वो पुलिस को केस की क्रैक करने में पूरी मदद कर सकती है। अब बच्चे के रिश्तेदार और पिता जो है वो बच्चे की अंतिम संस्कार करने में बहुत ही अरेंजमेंट्स करने में शामिल है, और उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या उनकी भी इंट्रोगेशन हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मिसिंग पीसेस है वो भी सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी बच्चे की माँ जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, और बहुत अहम सवाल ये उठता है कि बच्चे की माँ ने क्यों ऐसा कदम उठाया है, ये अभी तक अनआंसर्ड है। प्रतिभा, आपने बताया कि बच्चे के पिता वहां पर पहुंचे, क्या उनसे कोई बात हुई? क्या वजह, कुछ ऐसी बात पता चली हो? क्योंकि किसी मानसिक तनाव में क्या सूचना थी? कोई झगड़ा पति से कुछ वक्त पहले हुआ था? ऐसी कोई बात सामने आई है क्या? सूत्रों के मुताबिक ये सामने आया है कि बच्चे की माँ और पिता जो है उनकी बहुत ही स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप थी, और जिसकी वजह से डिवोर्स प्रोसीडिंग्स भी आखिरी स्टेज में थी और कोर्ट का भी प्रोसीडिंग्स चल रहा था। लेकिन क्या यही कारण होगी जिसकी वजह से माँ बहुत ही डिस्ट्रेस्ड हो सकती है, जिसकी वजह से ये कदम उठा सकती है? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन फिलहाल बच्चे की पिता जो है वो बहुत ही परेशान और अपसेट थे और बहुत ही दुखी भी थे, रो रहे थे वहाँ पे मोर्चरी में, और ये मीडिया से बात करने से मना कर दिया है, और उनके लॉयर भी उनकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करने में हमको आदेश दिया था। लेकिन अभी उनके इंट्रोगेशन के बाद बहुत सारे डिटेल्स जो मिसिंग पीसेस है वो सामने आ सकती है। शुक्रिया प्रतिभा, खबर पर नजर रखिएगा। ताज़ा अपडेट खबर से जुड़ा हुआ हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो बच्चे के पिता पहुंचे, बच्चे का पार्थिव शरीर उन्हें सौंप दिया गया है। हमारी सहयोगी जैसा कि बता रही थी कि बहुत बुरी हालत में थे बच्चे को देखकर। फिलहाल 6 दिन की पुलिस कस्टडी में है। सूचना जिससे पुलिस पूछताछ कर इस पूरे मामले पर जो तमाम पहलू हैं उन पर जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वजह क्या रही कि उसने अपने 4 साल के मासूम की जान ले ली। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दम घुटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये लोग रात के वक्त अंगीठी जलाकर सो रहे थे। जब मंगलवार शाम तक इनके घर में कोई भी हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों को शक हुआ। दरवाजे को तोड़कर जब अंदर देखा तो अंदर 5 लोगों के शव पड़े हुए थे। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर थी। घर के अंदर धुआं भरा हुआ था। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोहा की जिलाधिकारी राजेश त्यागी ने बताया कि परिवार के लोग कोयला जलाकर सो रहे थे। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से
दम घुटने से मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री समिट में शामिल हो रही टॉप कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे और दुनिया की बड़ी फिनटेक कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। गुजरात को बिजनेस का प्रीमियर डेस्टिनेशन बनाने में इस समिट का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। कल पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। इससे पहले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान गुजरात पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। हासिल हुई जो उसमें बढ़कर $84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, यानी राजनीतिक, रक्षा, ऊर्जा। आज वाइब्रेंट गुजरात का दूसरा दिन है। एक्चुअली ये पहला दिन है, आज इनॉग्रेट होगा। कल ट्रेड शो इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड शो इनॉग्रेट करते हुए एक बहुत बड़ा रोड शो भी किया था यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद, उनके ऑनर में, और वो बहुत बड़ा रोड शो था। उसका पूरे दिन का हाईलाइट वो था। और यूएई और गुजरात के साथ जो कोलैबोरेशंस है, स्पेसिफिकली फूड, जितने भी फूड सिक्योरिटी जोन्स बने हैं या फूड पार्क्स बने हैं, उसमें यूएई का बहुत बड़ा रोल है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स। आज भी इसी के बारे में बात होगी। आज एक मुख्य दिन इसीलिए भी है क्योंकि 100 से भी ज़्यादा ग्लोबल सीईओज और 120 से ज़्यादा डोमेस्टिक सीईओज की आने की उम्मीद है। और अब शुरुआत 9:45 को इनॉग्रेशन होगा इस समिट का। प्राइम मिनिस्टर खुद इसका इनॉग्रेशन करेंगे। सेंट्रल मिनिस्टर्स भी आने वाले हैं, पीयूष गोयल जी आने वाले हैं। और आप इस प्रोग्राम का एजेंडा देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको एक इंटेलेक्चुअल डिस्कॉर्स, प्लानिंग, साथ साथ पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। गति शक्ति, जिस मैकेनिज्म को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने डिसीजंस को एक्सपेडाइट करने के लिए या डिसीजंस को फास्ट करने के लिए यूज़ करती है, उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगा। जापान जेट्रो जैसे ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया को क्या लाभ हुआ है, पूरे विश्व को क्या लाभ हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में, उसके बारे में भी सेशंस हैं। उसके साथ साथ विकसित भारत 2047, याद रखें प्रधानमंत्री ने जो है 2047 का टारगेट दिया है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। तो गुजरात विकसित भारत 2047 की ओर किस तरह बढ़ रहा है उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो एक तरीके से वाइब्रेंट गुजरात ही नहीं, वाइब्रेंट इंडिया की भी बहुत ज़्यादा बात होगी। और उसके साथ साथ गुजरात ने ऐसे कौन से डिसीजंस लिए हैं जिसके कारण पॉलिसी में फ़र्क आया है और बिजनेस बढ़ा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे पार्टनर कंट्रीज़ हैं, इसमें 34 देश ऐसे हैं जो पार्टनर कर रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात के। तो सारे कंट्रीज़ के सेमिनार होंगे। तो प्रधानमंत्री का ये 2024 के पहले बहुत बड़ा लोकसभा इलेक्शंस के पहले एक बहुत बड़ा मेगा पिच, इंफ्रास्ट्रक्चर पिच होने वाला है। और माइक्रॉन से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं उनके आने की उम्मीद है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता वाले मामले पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज अपना फैसला सुनाएंगे। ये फैसला आज शाम तक आ सकता है। ये फैसला करीब 500 पन्नों का बताया जा रहा है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इसके बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट ने एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की याचिका दाखिल की थी। वहीं कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की एक बैठक भी हुई। इस बैठक में डीजीपी रश्मि शुक्ला और दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक आज आने वाले फैसले के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर ऐतराज जताया है। बुधवार को विधायकों की अयोग्यता के मामले में नार्वेकर को फैसला सुनाना है। इससे पहले रविवार को हुई मुलाकात सबको हैरान कर रही है। स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है।
देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तभी निकाला जा सकता है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि आज और कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है, और जिसमें दो बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो। राहुल नार्वेकर और एकनाथ शिंदे के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई ये अभी साफ नहीं है, लेकिन 1.5 साल से अटके पड़े इस मामले में अध्यक्ष के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जता चुका है। उधर शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि उद्धव ठाकरे आने वाले चुनाव में हार के अंदेशे को लेकर बौखलाए हुए हैं। कुछ नहीं है, उनकी मानसिकता अभी खराब हो चुकी है। उनको पता है कि अपन हारने वाले हैं, और ये अभी की बात नहीं कर रहे, वो पहले दिन से हमारे खिलाफ में निकाल जाएगा। नार्वेकर ये बहुत सारी पार्टी घूम के आए हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये सब बातें जो इन्होंने पहले कह चुके हैं। महाराष्ट्र में इस साल ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा अध्यक्ष का जो भी फैसला आएगा उसका एक राजनीतिक महत्व होगा। देखना होगा कि अब उद्धव ठाकरे के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय आती है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी विधानसभा अध्यक्ष के रवैये पर सवाल खड़ा करता रहा है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुख्य फैसले के पहले हुई मुलाकात को लेकर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कितनी गंभीरता से विचार कर अपनी बात रखता है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इंडिया गठबंधन की पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। इसमें मंगलवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की एक बैठक हुई। ये सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों की पहली बैठक रही। बैठक के बाद संजय राउत ने कहा कि हम एकजुट हैं और हमने महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चर्चा की। साथ ही बोले कि प्रकाश अम्बेडकर भी गठबंधन में रहेंगे। कोई बात नहीं, ये पूरे संघर्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुनकर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग में सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। बोलिए कितने सीटों पर कितने? वो आंकड़ा बाद में आ जाएगा, आंकड़े बाद में लगाएंगे हम। इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर ही उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत हुई। कांग्रेस की ओर से बैठक में सलमान खुर्शीद, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मौजूद रहे, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव और जावेद अली खान मौजूद रहे। बैठक के बाद सलमान खुर्शीद ने कहा कि सीट बंटवारे में दिक्कत नहीं आएगी। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, अच्छे माहौल में हुई, सबका मन अच्छा है। 12 तारीख को और होगी और शीघ्र ही प्रगति होगी, उससे हम सब आपको अवगत करा देंगे। बार-बार लाने की बात जो नहीं, कोई कहीं नहीं, जब तक आप लोगों को मुंह से हम सुनते, मैंने कहीं किसी से सुना ही नहीं। आज मीटिंग हुई, क्या महत्वपूर्ण डिसीजन आप? कोई डिसीजन नहीं हुआ। हमारी अच्छी मीटिंग हुई। एक दूसरे के साथ बातचीत करना भी अनिवार्य होता है। बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ हम जुड़ें और उसके बाद बैठकर समझौता करें कि कहाँ कौन कैसे लड़कर जीत सकता है, कहाँ हम किस तरह से जीत सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। इस पर दोनों ओर से जो थोड़ा बहुत हमको होमवर्क करना है वो हम करके तैयारी में 2-3 दिन बाद फिर से बात करेंगे। तो बीएसपी को क्या उत्तर प्रदेश के हमारी शामिल करने बीएसपी अभी इंडिया अलायंस में नहीं है कहीं दूर, तो इसलिए हमारा मैंडेट सिर्फ इंडिया अलायंस की पार्टी से बात करने का है और किसी पार्टी से भी बात करने का है। पंजाब और दिल्ली को लेकर, क्योंकि लगातार ये पंजाब का भी हमें सिग्नल नहीं मिला। दिल्ली में हमारी बात हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द दिल्ली के लिए हम एक आपस में समझौता तैयार करके अपनी लीडरशिप सामने रख पाएंगे।
पिछले दिनों ईडी की टीम पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र के बीच की खींचतान और तेज होती हुई दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार से ईडी की टीम पर हमले को लेकर लिखित डिटेल रिपोर्ट मांगी। इससे पहले राज्य सरकार ने ईडी के अधिकारियों पर जबरन कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें राज्य सरकार की कार्रवाई को लेकर भी ब्यौरा मांगा गया है। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खली में ईडी अफसरों पर हमले और लूटपाट का आरोप है। ये जो तूतू मैमे का दौर है ये नया नहीं है। कई मामलों में इस तरह की रिपोर्ट्स का आदान प्रदान हुआ है और वेस्ट बंगाल सरकार से तीखा जवाब जो है वो वापस केंद्र सरकार को आया है। लेकिन ये जो तल्खी है तब बड़ी जब वेस्ट बंगाल सरकार ने भी ईडी के अफसरों के खिलाफ जो है केसेस रजिस्टर किए थे। अब होम मिनिस्ट्री ने रिटर्न कम्युनिकेशन में वेस्ट बंगाल सरकार से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है। ये पूछा गया है कि किन हालात में ये जो अटैक हुआ वो हुआ और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये अटैक किया है। यही नहीं, जो एफआईआर रजिस्टर की गई है उसके ऊपर भी होम मिनिस्ट्री ने संज्ञान लिया है। इसके चलते जो एक्टिंग डायरेक्टर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, वो कोलकाता पहुंच गए हैं। उन्होंने इस पूरे पीडीएस स्कैम को रिव्यू किया, साथ में जो ये हमला हुआ है किन कारणों से हुआ, क्या क्या कोताही रह गई, जो सुरक्षा एजेंसियां इस तरह की ईडी इस तरह की जब जांच होती है या इस तरह की जब रेड्स होती है उन्हें कवर देती हैं, वहां का कोताही रहेगी, उसका उन्होंने रिव्यू किया। जब उन्होंने रिव्यू किया वहां पे एनआईए के ऑफिसर्स, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स और बीएसएफ के ऑफिसर्स के साथ मिलकर रिव्यू किया। यहां पे हमें याद रखना ये जरूरी है कि वेस्ट बंगाल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के कई मामले जो है वो चल रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा आने वाले दिनों में अगर रेड्स होती हैं तो क्या रहेगी, उसे लेकर भी ये रिव्यू किया गया। माना जा रहा है कि जो एक्टिंग ईडी डायरेक्टर है वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर साहब से भी मुलाकात कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में एक चैनल के लाइव प्रसारण के दौरान कुछ नकाबपोश बंदूकधारी अंदर घुस आए और वहां मौजूद कुछ लोगों को बंधक बना लिया। इन लोगों के पास बंदूक के साथ ही विस्फोटक भी थे। इस दौरान एक नकाबपोश ने वहां मौजूद एक व्यक्ति पर पिस्तौल भी तान दी और उसे बैठने के लिए कहा। घटना का काफी देर तक लाइव प्रसारण भी हुआ। पीछे से गोली चलने जैसी आवाजें भी आ रही थी। करीब 15 मिनट बाद टीसीटीवी नेटवर्क का सिग्नल काट दिया गया। बाद में सभी हमलावर वहां से भाग गए। इक्वाडोर में राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल का ऐलान किया है। इसके बाद से ही वहां पर हिंसा की घटनाएं बढ़ गई है।